नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करेंगे टीचिंग मेथड के लगभग 25 प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें कीजिए और दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आपके कितने सही है हो रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था। और हाँ, आज मैंने मॉर्निंग में ही एसएसटी की वीडियो अपलोड करी है जो कि कक्षा 10 से निर्मित महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग 30 प्रश्न कक्षा 10 की बुक से निर्मित किए गए हैं, तो उन्हें सॉल्व कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न हैं, टफ भी है, लेवल के अकॉर्डिंग है, तो उन्हें सॉल्व कीजिए और बताइए आपके उनमें से कितने सही हुए हैं। हम अब करेंगे टीचिंग मेथड के क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न है यानी कि 51 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैंने 50 तक पहले करवा चुकी हूँ। आज 51 स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। उस विधि का नाम बताना है जिसका प्रयोग चारों कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। द्विभाषी विधि, सूत्र विधि, दूरस्थ विधि या फिर अनुकरण विधि। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो अनुकरण विधि है, डी ऑप्शन। अनुकरण विधि चारों ही कौशलों के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि ये सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना सभी में काम आती है क्योंकि इन चारों कौशलों में हम अनुकरण कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 52। समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है। समवाय प्रणाली का मतलब होता है समन्वित करके साथ साथ में पढ़ाने वाली विधि। सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना, गद्य पर शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना, उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण ज्ञान कराना या फिर व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान कराना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा समवाय प्रणाली में गद्य पद्य शिक्षण के साथ साथ व्याकरण शिक्षण भी करवाना। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है 53। हर्बटी विधि का एक दोष नहीं है, यानी 3 दोष है तो एक कौन सा हो जाएगा? गुण है। तो आपको वो गुण देखना है। यह शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती है। रसानुभूति वाले पाठों के शिक्षण हेतु अधिक उपयुक्त नहीं है। यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। और चौथा है, इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर गुण कौन सा है? तो सी जो ऑप्शन है उसे देखिए, यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है 54। शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन आपको ढूंढना है। ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से संबंधित है। व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों व दृष्टांतों का उपयोग किया जा सकता है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है। भाषा शिक्षण यंत्र विधि में सीता वाद्य आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो आप जो तीसरा ऑप्शन है यानी सी ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखिए। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर जो है स्वयं बनाता, ऐसा नहीं है, यानी कि यहाँ पर शिक्षण विधियों के संदर्भ में सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? सी। अगला देखिए 55। पढ़ना सिखाने के लिए साचार्य प्रणाली का निर्माण किसने किया, यानी कि साचार्य विधि किसके द्वारा दी गई है? मॉन्टेसरी के द्वारा, मेंजिल, फ्रोबेल और डी ऑप्शन है जॉन डीवी। तो राइट आंसर हो जाएगा साचार्य विधि के जो प्रणाली है, जो विधि है वो दी गई थी मॉन्टेसरी के द्वारा। शिक्षण कौशल कितने हैं? भाषा कौशल है 4। पहले आता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लेकिन मोंटेसरी ने पढ़ने से पहले लिखना बताया है, यानी कि सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ओके, यानी तीसरा कौशल लिखने को बताया है, जबकि नॉर्मल सामान्य तरीके से तीसरा कौशल कौन सा है? पढ़ना। इसलिए बहुत सी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है मोंटेसरी का। वैसे मोंटेसरी इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ ना कुछ प्रश्न ज़रूर आता है। अगला प्रश्न देखिए 56। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा था? मोंटेसरी। 56 देखिए, थोड़ा प्रश्न बड़ा है। 56 देखिए, इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि का यह कथन है। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि का यह कथन किसका है? मॉरिसन का है, हेनरी हेर्ब का है, थॉमस एम रिस्क का है या हर्बर्ट का है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये कथन कहा गया है थॉमस एम रिस्क के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 57। यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा अधिकार हो
तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है? यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा पूरा अधिकार हो तो हमें लेखकों को वो रचनाएं देनी चाहिए जिन पर भाषा का अधिकार अच्छे से हो लेखकों का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सूत्र विधि, प्रयोग विधि, भाषा संसर्ग विधि या पाठ्यपुस्तक विधि। तो 57 का आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा सी, भाषा संसर्ग विधि। ओके, अगला प्रश्न है 58। द्विभाषा पद्धति का क्षेत्र नहीं है। सम्मेलन व गोष्ठियाँ, अनुवाद शिक्षण, प्राथमिक कक्षाएं, विदेशी भाषा शिक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा द्विभाषा पद्धति का क्षेत्र नहीं है, तो सी, प्राथमिक कक्षाएं इसका क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है 59। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। लेखन कौशल के संबंध में यह कथन है। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना जो है आदमी को परम शुद्ध बनाता है। लेखन कौशल के संबंध में यह कथन किसका है? अरस्तु का है, बेकन का है, शेक्सपियर का है या फिर रायबर्न का है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, बेकन के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है 60। सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रण अभ्यास का सूत्र है। सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रण अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दिशाओं में सीखना संभव है। यह किसका कथन है? 60 नंबर क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रण अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दिशाओं में सीखना संभव है? तो यह कथन है एलन एवं ईव का। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए 60। भाषा की शिक्षा दी जाती है, क्यों दी जाती है? अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए या साहित्य बनाने के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा की जो शिक्षा दी जाती है बालक को अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है 62। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? सभी को पता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, भंडारकर विधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो प्रवर्तक है वो गोपाल कृष्ण भंडारकर है और उन्हीं के नाम पर इस विधि को भंडारकर विधि भी कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है, कब से होता है? ऐसे और कैसे होता है, ये क्वेश्चन है। सीधी रेखाओं से, घुंडियों से, तिरछी रेखाओं से, अक्षरों से। तो लेखन कौशल का जो विकास होता है वो होता है तिरछी रेखाओं से। बालक आते से ही सीधी रेखा नहीं बना सकता, वो घुंडियाँ नहीं बनाएगा और ना ही अक्षर लिख सकता है। वो जब केजी एलकेजी में रहता है तो टेढ़ी लाइन यानी कि तिरछी रेखाएं बनाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। अर्थ ग्रहण के लिए व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन, स्वस्वर वाचन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मौन वाचन। अर्थ ग्रहण के लिए अधिक उपयोगी है मौन वाचन। 64 का हो जाएगा मौन वाचन। अगला प्रश्न है 65। मौन वाचन का प्रकार है संवेद वाचन, द्रुत वाचन, व्यक्तिक वाचन या अनुकरण वाचन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकार पूछा है तो द्रुत वाचन मौन वाचन का प्रकार होता है। एक और होता है गहन वाचन जो कि मौन वाचन का प्रकार है। यानी मौन वाचन के कितने प्रकार हो गए? 2, द्रुत वाचन और गहन वाचन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, द्रुत वाचन। अगला प्रश्न है 66। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? शुद्ध उच्चारण, स्वस्वर वाचन, कविता पाठ या प्रतिलिपि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? तो प्रतिलिपि यानी कि फोटोकॉपी जो जेरोक्स होती है उसका संबंध बोलने के विकास से नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला प्रश्न है 67। निम्न में से कौन सा हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कल्पना बोध शक्तियों को विकसित करना, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चार में शुद्धता उत्पन्न करना, काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो यहाँ पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है कि नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। यह हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ये किसका हो जाएगा? ये साइंस का हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 68। ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? रॉबर्ट मिलर ने,
रॉबर्ट मेगर ने, B.S. ब्लूम ने या फिर सिम्पसन ने? तो राइट आंसर क्या होगा? ज्ञानात्मक जो शैक्षिक उद्देश्य है उनका वर्गीकरण B.S. ब्लूम के द्वारा किया गया था। तो सी राइट होगा। अगला प्रश्न है 69 देखिए, प्रसंगानुकूल भावों विचारों की अभिव्यक्ति हेतु रचना के किसी विशेष रूप का चयन कर क्रमबद्धता बनाए रख सकेगा नामक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, अर्थग्रहण उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य और अभिरुचिपरक उद्देश्य। फिर से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। प्रसंगानुकूल भावों विचारों की अभिव्यक्ति हेतु रचना के किसी विशेष रूप का चयन कर क्रमबद्धता बनाए रख सकेगा नामक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो ये आता है यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, कौशल उद्देश्य के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 70, निम्न में से कौन सा भावात्मक घटक का उच्च स्तरीय शैक्षिक उद्देश्य है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, बौद्ध उद्देश्य, अनुप्रयोग उद्देश्य या चरित्रीकरण उद्देश्य? तो राइट आंसर 70 का यहाँ पर होगा डी, चरित्रीकरण उद्देश्य। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए 71। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको जल्दी से मिले और आप उसको जल्दी से सॉल्व करें। अगर आपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है चैनल को तो शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। 71 प्रश्न देखिए, उसने कहा था कहानी में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है? पूर्वाभास शैली, डायरी शैली, आत्मकथा शैली या संस्मरण शैली? तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है उसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, पूर्वाभास शैली। अगला प्रश्न है 72, रसानुभूति किस शिक्षण की विशेषता है? गद्य शिक्षण की, पद्य शिक्षण की, रचना शिक्षण की या फिर व्याकरण शिक्षण की? तो रसानुभूति शिक्षण की विशेषता है किसमें की जाती है? रसानुभूति। यहाँ पर 72 का आंसर हो जाएगा रसानुभूति की जाती है पद्य शिक्षण में। राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी, पद्य शिक्षण में रसों की अनुभूति करवाई जाती है। अगला प्रश्न है 73, किस विधि या प्रणाली में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? किस विधि या प्रणाली में शिक्षक जो होता है कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? शब्दार्थ कथन विधि, व्याख्या प्रणाली, व्यास प्रणाली या समीक्षा प्रणाली? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यास प्रणाली या विधि में शिक्षक जो होता है कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की पूरी व्याख्या करता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 73 में हो जाएगा सी। 74, खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है। कैसे किया जाता है? प्रश्नोत्तर के द्वारा, व्याख्या के द्वारा, तुलना द्वारा या समीक्षा द्वारा? तो राइट आंसर होगा खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है प्रश्नोत्तर द्वारा। ये सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न देखिए, भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है सैद्धांतिक ज्ञान पर, व्यवहारिक ज्ञान पर, कवियों की जीवनी पर या नियमों पर? तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है व्यवहारिक ज्ञान पर। ओके, तो राइट आंसर कौन सा होगा? बी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को एंड तक किया और क्वेश्चन सॉल्व करके अपना लेवल चेक किया। धन्यवाद।